नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 11 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंद न्यूज़पेपर का डिटेल एनालिसिस। संडे का जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता, तो फिर हमें उस दिन न्यूज़ डिस्कस करनी पड़ती है और आज हम यही करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस इमेज के साथ। ये इमेज मैंने क्यों डाल रखी है, देखिए आज की जो न्यूज़पेपर है उसमें एक न्यूज़ आ रखी है जो बता रहा है किस तरीके से जो एयरफोर्स है यानी इंडियन एयरफोर्स वो एक टैंकर यानी जो रिफ्यूलर वाला जहाज़ होता है ना, जो हवा में रिफ्यूलिंग कराता है फाइटर जेट को, उस जहाज़ को लीज पे लेने वाली है। तो एक वाली न्यूज़ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग ही आज का जो थंबनेल है वो बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ जो है वो डॉल्फिन बूम यानी किस तरीके से उड़ीसा की चिलिका लेक में डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है उसके रिगार्डिंग बात करता है। अब जो एक्टिविस्ट हैं वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं, बिल्कुल यहाँ इसकी तरह, क्योंकि जो इरावदी डॉल्फिन जो है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में थी उसकी संख्या आज की डेट में बढ़ती जा रही है। कहाँ पर, अब देखिए चिलिका लेक जो है, इसकी पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर उड़ीसा का ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर है चिलिका लेक। तो आपको मैप से पता होना चाहिए कि चिलिका लेक की लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए अब यहाँ पर बताया गया है कि चिलिका लेक जो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। देखिए मैं इस पॉइंट को स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप की चीज़ें पूछ दी जाती हैं कि इंडिया की फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट कौन सी है, या ब्रैकिश वाटर लेक लार्जेस्ट कौन सी है, सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, या फ्रेश वाटर, जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये पूछ दी जाती हैं। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये है चिलिका लेक जो है उड़ीसा में लोकेटेड। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जब यहाँ पर एनालिसिस या सर्वे जो भी यहाँ पर हुआ उसमें बताया गया कि करीब करीब 544 इरावदी डॉल्फिन, बॉटल नोज और हमबैक जो डॉल्फिन थी वो एक तरीके से पाई गई, और उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या जो थी हमबैक डॉल्फिन की थी। ऑल्दो जो बाकी डॉल्फिन थी जैसे इरावदी डॉल्फिन और बॉटल नोज डॉल्फिन, इनकी भी संख्या बड़ी थी, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में हमबैक डॉल्फिन की संख्या ज़्यादा थी। तो सही बात है, अच्छी बात है कि जितनी भी इंडेंजर्ड कैटेगरी के जो भी एनिमल्स हैं, स्पेसीज़ हैं, फिशेज़ हैं, इनकी संख्या बढ़े तो अच्छी सी बात है, क्योंकि अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ना, इकोलॉजिकल बैलेंस में भी दिक्कत आ जाएगी। तो ये थी ये न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले एक ये चीज़ जो मुझे भी आज तक पता नहीं थी, और खैर मुझे ये लगता है कि शायद आपको भी नहीं पता होगी, मैं भी इसको रिंगा रिंगा रोज़ ही समझता था, लेकिन आज की डेट में जो ये न्यूज़पेपर ने क्लैरिफाई किया है ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। खैर ये एक एडवर्टीज़मेंट था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा मेरी भी बिल्कुल यही वाली कंडीशन थी कि आज तो बेवकूफ़ी बनाया जा रहा था हमारा, तो किसी ने बताया भी नहीं हमें। चलिए खैर बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जहाँ वैक्सीनेशन की बात की गई है। देखिए आज की डेट में वैक्सीनेशन जो है ना, उसमें दिक्कत ये है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक तरीके से मतभेद बहुत ज़्यादा है। मतभेद क्यों है, देखिए जो राज्य सरकारें हैं जैसे महाराष्ट्र की सरकार है, ये लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए फ़ंड और वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, और इस वजह से ही उनके राज्य में जो है वैक्सीन की कमी पड़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन की कमी तो है ही नहीं। अब किसकी बात माने, केंद्र की माने या राज्य सरकार की माने। अब इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, एक सेंटर स्टेट रिलेशन जो होते हैं ना, इनमें आपस में मतभेद आए जाते हैं, स्पेशली अगर दोनों जगह रूलिंग पार्टी अलग हो। सेंटर स्टेट रिलेशन से के रिगार्डिंग पॉलिटी में एक कमीशन है, कौन सी, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन का गठन ही इसलिए किया था ताकि सेंटर स्टेट जो रिलेशन है उनको रिव्यू किया जाए। तो बताया जा रहा है कि भारत ने अब तक करीब करीब 10 करोड़ वैक्सीन के डोज जो है एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं, और ये जो 10 करोड़ हैं ये कब से हैं, 85 दिनों में हमने ये 10 करोड़ डोज को एडमिनिस्टर किया है। पिछले 24 घंटे की बात करो तो हमने 29 लाख डोजेस को एडमिनिस्टर किया है। और अगर मैं आपको वैक्सीन्स की बात बताऊं कि वैक्सीनेशन का रेट जो चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में भारत जो है वो नंबर 1 पे है। इनफैक्ट बहुत प्राउड की बात है कि हमने यूएस, यूके जैसी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी कम है, मतलब भारत के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है, तो अगर इतनी कम पॉपुलेशन है और फिर भी हमारे वहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यहाँ पर सिंपल से बात है, ऑल्दो 29 लाख हमने जो वैक्सीन्स हैं वो 24 घंटे में एडमिनिस्टर तो कर दिए हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों का देखा जाए, जैसे अगर अप्रैल 5 का देखा जाए डेटा, तो वहाँ पर साफ दिखता है कि अप्रैल 5 को हमने 45 लाख डोज दी थी, यानी करीब करीब आप मान लीजिए कि 15 से 16 लाख डोज हमने पिछले 24 घंटे में यानी कल के दिन में हमने कम दी हैं। तो हमें एक ऐसी चीज़ करनी है ना, जैसे अगर ये ग्राफ है हमारा वैक्सीनेशन का, तो हमें ग्राफ को ऊपर लेके चलना है। ऐसा नहीं कि ग्राफ जैसे पहले थोड़ा सा ऊपर को बढ़ा
फिर नीचे को आने लग गया। अभी कंडीशन हमारी ये है कि 5 अप्रैल को तो बिल्कुल पीक पे था, लेकिन अभी दोबारा नीचे आ गया। जैसे 5 अप्रैल को 45 लाख डोजेज दी थी, आज 29 पे कहीं यहाँ आ गया होगा। तो हमें इस तरीके से ऊपर नीचे पहाड़ जैसे नहीं बनाने हैं ग्राफ में। हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर को होना चाहिए, एलिवेटिंग ग्राफ होना चाहिए, तब जाके ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एक तरीके से वैक्सीनेट कर पाएंगे, वो भी कम टाइम में। क्योंकि जितने भी हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने ये डेटा दे रखा है कि जिस पेस से भी हम चल रहे हैं, अगर हम इसी क्षमता से इसी तरीके से चलते रहे तो करीब करीब 2022 का एंड, यानी आप 2023 ही कह लीजिए, 2023 तक हमारी जो पूरी जनसंख्या है वो वैक्सीनेट हो पाएगी। और 2023 तो खैर कितना दूर है यार अभी। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ है कि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि ऑल्दो हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है पूरे विश्व में सबसे पहले स्थान पे है वैक्सीनेशन करने में, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे वहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन आगे बढ़ाना है। भारत और चाइना, खैर ये टॉपिक तो इतना हॉट बन चुका है आज की डेट में कि बिना इसके बारे में डिस्कशन किए न्यूज़ तो आती ही नहीं है। कोई ना कोई टॉपिक भारत चाइना से रिलेटेड आ ही जाता है। वही बात यहाँ भी आ गई है कि किस तरीके से भारत और चाइना ने किस में 11th कोर कमांडर टॉक में, यानी 11वीं राउंड की जो टॉक थी, वहाँ पर एक कंप्लीट डिसंगेजमेंट की बात कर दी गई है। डिसंगेजमेंट मतलब अब देखिए, आपको पता होगा कि जब यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में जब थोड़ा मतभेद हुआ बॉर्डर पे, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने टैंक, अपने हथियार जितने भी थे बॉर्डर पे ला दिए गए, और हमने भी कुछ इस टाइप की चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। यानी बॉर्डर पे जो है तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि बातचीत पूरी हो चुकी है, तो इससे क्या कर रहा है कि डिसंगेज, यानी वो अपने जितने भी हथियार हैं, जितने भी टैंक हैं, असला बारूद जितना भी लेके आए थे बॉर्डर पे, उसको वापस लेके जा रहे हैं। और यही एक तरीके से क्या दिखाता है, पीस, यानी शांति दिखाता है। क्योंकि यार लड़ाई से तो मतलब कभी किसी का भला हुआ नहीं, सिंपल सी बात है। लड़ाई से क्या होता है, देश को, चाहे कोई भी देश है, उसको नुकसान होता ही होता है। इनफैक्ट जो सेना है, हमारे भारत की सेना का तो ये है कि जितना हो सके उतना लड़ाई को अवॉइड करो। इसलिए आपने कभी भी ध्यान दिया होगा कि हम लोग जो है पहले कभी अटैक नहीं करते। जब हम पे कोई अटैक करता है तो हम उसके बाद अटैक करते हैं, क्योंकि हमारी यही पॉलिसी है कि हम पहले कभी अटैक नहीं करेंगे। उसके अलावा ये जो 11वीं कोर कमांडर की टॉक हुई थी, वहाँ पर ये भी एग्री हुआ था कि वो एक तरीके से जॉइंटली मेंटेन करेंगे ग्राउंड में जो भी चीज़ें करनी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के लोग बात कर रहे हैं, तो ये सही डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। ठीक है, ये जो 11वें राउंड की टॉक थी, ये कहाँ पर हुई थी, चुशूल में हुई थी। चुशूल कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर, प्रोमिनेंटली कश्मीर आप कह लीजिए, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, और आगे भी जो बातचीत खैर अभी तो हो गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आगे बात कभी करेंगे ही नहीं। आगे भी ये बातचीत चलती रहेगी, किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन जो है इंडिया चाइना का बढ़ता रहेगा, डायलॉग यानी आपसी बातचीत से चीज़ें जो सुलझाते हैं वो चीज़ बढ़ती रहेगी, और एक साथ हम काम करेंगे ताकि आगे जाके जो रिजोल्यूशंस हैं जो दोनों देशों के हित में हैं, उनको हम एक तरीके से सेटिस्फाई कर पाएँ। क्या बढ़िया इमेज है ये, देखिए ये न्यूज़पेपर से ही उठाई है मैंने, ऑल दो इमेज इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए। ये क्या है, IL-78 कौन से देश से लिया है हमने, रशिया से लिया है। और दो आज के डेट में रशिया से रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि रशिया जो है चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है। लेकिन खैर छोड़ो, हमारे पास आज की डेट में ये जो है IL-78S, ठीक है, ये इस एयरक्राफ्ट का नाम है। ये क्या है, फ्यूल टैंकर है, यानी अपने में ये क्या करता है ना, ये फ्यूल भर के हवा में उड़ जाता है। फिर एक बार हवा में उड़ गया तो ये क्या करता है, जितने भी जो जेट्स होते हैं उनको हवा में ही रिफ्यूलिंग करता है, क्योंकि जेट हवा में उड़ रहा है, तो अगर इसमें फ्यूल ख़त्म होगा तो उसको नीचे लैंडिंग करनी पड़ेगी। नीचे लैंडिंग करने में, फिर दोबारा फ्यूल भर के टेक ऑफ करने में काफ़ी टाइम की खपत होती है, उसके अलावा फ्यूल की खपत भी होती है। तो ऐसा क्यों ना कर लिया जाए कि हवा में ही तेल भर लिया जाए। वही चीज़ ये टैंकर एयरक्राफ्ट इनको करने में हेल्प करता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पाइप जैसे आपको दिख रहे होंगे ना, जैसे ये है, ये जो पाइप जैसे निकला हुआ है, ये जो जहाँ देखिए ये एयरक्राफ्ट ने इस पाइप को पकड़ लिया है और इससे ही अपनी फ्यूलिंग कर रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं एयरफोर्स आए दिन करते रहती है, और देखने में तो काफ़ी बढ़िया सीन लगता है यार ये तो। चलो खैर न्यूज़ पे आते हैं कि जिस तरीके से एयरफोर्स जो है वो लीज पे यानी भाड़े पे लेने वाली है इस टाइप के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पे। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि एयरक्राफ्ट का नाम है IL-78S। जनरली लोगों ने IL-76 एयरक्राफ्ट सुना होता है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, इन दोनों नामों में। लेकिन मैं सिंपल सी बात बता दूँ, IL-76 जो है ना वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी मालवाहक जो सामान ढोता है या इंसानों को ढोता है आप कह लीजिए, तो वो एक सामान और इंसानों को ढोने वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और IL-78 जो है वो एक टैंकर एयरक्राफ्ट है, जैसा मैंने आपको अभी बता दिया। तो अभी हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उनके पास करीब 6 रशियन IL-78 टैंकर अवेलेबल हैं,
लेकिन 6 से हमारा काम नहीं बन रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी एयरफोर्स जो है एक्सपैंड कर रही है, हमने अपने स्क्वाड्रंस बढ़ाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्क्वाड्रंस की कमी है। तो जैसे जैसे हम नए नए एयरक्राफ्ट प्रोक्योर कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा रिसेंटली हमने रफाल प्रोक्योर कर लिया है, तो जैसे जैसे हम एयरक्राफ्ट बढ़ा रहे हैं हमें इस टाइप के टैंकर एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ रही है। उसके अलावा हम हमारी जो एयरफोर्स है वो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी लेने की सोच रही है, क्योंकि बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट से ही वो नए जो पायलट हैं उनको एक तरीके से ट्रेन कराएंगे। जो HTT-40 है, जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका जो इंडिजिनली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है, वो भी हमारे इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बूस्ट एक तरीके से करता है। भारत और US में मतभेद। अब ये मतभेद क्यों आया? कल तक तो रिलेशन बड़े मस्त चल रहे थे, किस तरीके से क्वाड में कोऑपरेशन करेंगे ये वो। देखिए छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं ना, अब आपसी मतभेद तो हल्का फुल्का होता है, क्योंकि मतभेद नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो ठीक है, अगर ये छोटी मोटी कंटेंशन आते रहते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ने ये कहा कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत इंडिया के जो एक्सेसिव मैरीटाइम बॉर्डर हैं उसमें वो अपना जहाज़ वहाँ से गुजार के चले गए। और अब इंडिया का यहाँ पर ये है कि एक तरीके से उन्होंने हमसे पूछना चाहिए था, हमारे टेरिटरी में वो आए और हमसे पूछा भी नहीं, तो यहाँ पर आपस में मतभेद आ गया, ह्यूज डिफरेंस आ गया यहाँ पर, क्योंकि भारत को उनका रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो एक तरीके से पसंद नहीं आया। अब इधर यहाँ बातचीत हो गई है, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ की। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स एक्सटेंड करता है, कहाँ से? हमारे तट से, यानी कोस्ट से। ठीक है, अब ये जो UN क्लॉज क्या है, UN क्लॉज के बीच में बात चल रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कौन सा जहाज आएगा, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद कौन सा ऐसा एरिया है जो फ्री नेविगेशन वाला एरिया है, ये सब UN क्लॉज के अंदर ही आता है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये क्या कहता है कि हमारा जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया है वो टेरिटोरियल सी होता है, उसके आगे का जो एरिया होता है वो कंटेजियस जोन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आपको मान लीजिए ये कोस्ट है, ये कोस्ट है, तो कोस्ट से आगे तक जो है यहाँ तक पूरा वो ये जो सी है एक्सटेंड कर रही है, तो कोस्ट से यहाँ तक यानी 12 नॉटिकल माइल तक हमारे टेरिटोरियल वाटर होंगे। फिर उसके आगे का जो 12 नॉटिकल माइल है ये हमारा कंटेजियस जोन होगा, और उसके बाद का जो बचा 176 नॉटिकल माइल है वो क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये पूरा का पूरा मिला के 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से कंटेजियस जोन में हम अपना लॉ और पुलिसिंग जो है हमारा थोड़ा बहुत देश का चलता है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि वहाँ पर एक तरीके से मछलियाँ मार सकते हैं, फ्री फिशरीज कर सकते हैं, सीबेड माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई टेरिटोरियल राइट नहीं होते, हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा हक नहीं होता इस एरिया पे। ठीक है, ऑल्दो हमारे एरिया के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर वो लोग यहाँ से अपना जहाज़ जो है गुजार के चले गए। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं उनके फ्री नेविगेशन के अंदर आती हैं, जो इंडिया को एक तरीके से पसंद नहीं है। लक्षद्वीप का जो एरिया है वो थोड़ा EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि लक्षद्वीप के अराउंड स्ट्रेट बेस लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं। ये स्ट्रेट बेस लाइन क्या होती हैं? बेसिकली स्ट्रेट बेस लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी आइलैंड ग्रुप को अपने आसपास का ज़्यादा पानी का एरिया कवर करने में मदद करती हैं। तो वहाँ पर स्ट्रेट बेस लाइन एग्जिस्ट करती हैं, और US जो है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है एक तरीके से। अगेंस्ट क्या है? US कहता है कि बस उसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करने हैं, क्योंकि इंडिया ने अपना एक्सेसिव मैरीटाइम क्लेम किया हुआ है। इंडियन आर्मी की खबर है, जहाँ पर हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, वो कहाँ जा रखे हैं? बांग्लादेश आर्मी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब जब नरवणे साहब जा ही रखे हैं, तो उन्होंने इस तरीके से जाने से हमारे जो इंटरनेशनल टाइज़ हैं बांग्लादेश के साथ उनको एक तरीके से और बढ़ा दिया है। एक तरीके से वहाँ जाके ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने ट्रूप्स का पहले तो देखा, उसके अलावा उन्होंने एक पेड़ प्लांट किया। कहाँ? रामू कैंटोनमेंट में एक पेड़ उन्होंने प्लांट किया। पेड़ प्लांट करना यानी एक तरीके से अपनी जो दोस्ती है बांग्लादेश के साथ उसको एक तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया या उसको कोमेमोरेट किया। तो ये एक तरीके से दोनों फौजों के बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है ये दिखाता है। उन्होंने बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर थे, कौन? शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी आज की डेट में कौन है? शेख हसीना, जो बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता है, उनका मेमोरियल म्यूजियम जो था वहाँ पर एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट पे किया। उसके अलावा 2021 बहुत बढ़िया साल है इंडिया और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 2021 की जो 26 जनवरी की परेड थी उसमें बांग्लादेश की भी आर्मी मार्च करने आई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश 50th एनिवर्सरी मना रहा है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। ठीक है,
और इसी को मार्क करते हुए जनरल MM नरवणे हैं जो अभी बांग्लादेश आर्मी के साथ इंटरेक्ट करने गए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारी न्यूज़ अपडेट्स विद टाइम मिल जाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।